अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, वो मोटापा है। क्यों? क्योंकि हम हिलते जुलते नहीं। हमारा जितना भी काम है ज़्यादातर कंप्यूटर के आगे है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बाहर वर्क करने वाले हैं। फिर हम गाड़ी में बैठते हैं, फिर हम एंटरटेनमेंट भी सिर्फ टीवी के आगे है या बैठकर फ़ोन पे देखते रहते हैं। किसी किस्म की भी बाहर की एक्टिविटी नहीं होती, चलना फिरना नहीं होता, और फिर जो हमारी खुराक है वो भी बिल्कुल खालिस नहीं रही। हम प्रोसेस्ड किस्म की चीज़ें खा रहे होते हैं, जिससे कि मोटापा मज़ीद बढ़ता चला जाता है। अब जब मोटापा बढ़ता है तो क्या होता है? मोटापे के साथ साथ दिल के अमराज भी होते हैं, दिमाग के स्ट्रोक वगैरह का भी, आपका फालिज का अटैक का भी डर ज़्यादा हो जाता है, हड्डियों के मसाइल हो जाते हैं। बेशुमार तरीक़ों से आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मोटापे को दूर करने के लिए हर एपिसोड में हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, पोषण कंट्रोल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है कि मौके भी नहीं मिलते, जगह भी अब नहीं रही कि जाएं मैदानों में खेलें, कुछ भी नहीं रहा, और ना ही लोगों के पास वक्त है। बहुत ज़्यादा जब मोटापा बढ़ जाता है तो वो जानलेवा भी साबित होने लगता है, और बहुत सारे वक्त के बाद क्या होता है कि ये जो बीमारियां हैं ये इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कि इनको दवाइयों से और बाकी तरीकों से कंट्रोल नहीं किया जाता। आजकल एक ड्रग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ओजेम्पिक के नाम से, विगोवी के नाम से मिसयूज़ भी हो रही है, लेकिन ये सब फार्मास्यूटिकल्स का भी कुछ रचावा खेल होता है, जिसके तहत वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि ये दवाइयाँ एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट के तौर पर ये दवाइयाँ आपका वजन कम तो कर देती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन फिर से वजन वापस आ जाता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम आज आपसे बात करें कि इसमें सर्जरी के कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, जराह जैसे कहते हैं, यह सर्जरी, उससे किस तरह से मोटापा भी कम किया जाता है, और बेशुमार और हम जो पेट की सर्जरीज है या डिफरेंट किस्म के मसाइल है जिससे कि वो मसले को अंदर से निकाल दिया जाए, उन पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जनरल सर्जन हैं, बेरियाट्रिक सर्जन हैं, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे पास तशरीफ लाए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताइए कि ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, ये एक कॉस्मेटिक नहीं बल्कि एक एक्चुअली कंसर्न है कि भाई जो इंसान इस कदर मोटा हो गया और डाइट और एक्सरसाइज से कम नहीं हो रहा, उसके लिए ये एक वेलकम रिस्पाइट है। बिल्कुल, आजकल जो है कुछ लोगों को तो कन्फ्यूजन है कि बेरियाट्रिक सर्जरी में कुछ लोग एब्डोमिनोप्लास्टी और लाइपोसक्शन को भी ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक आर्जी चीज़ है। वो बेरियाट्रिक सर्जरी या मोटापे की सर्जरी के लिस्ट में नहीं आती। ठीक है। बेरियाट्रिक सर्जरी में हम कोई लंबे चौड़े चीरे या कट भी नहीं लगाते। दैट्स लेप्रोस्कोपिक। उसका मकसद है छोटे छोटे सुराख कर दिए जाते हैं, 5 सुराख मैक्सिमम होते हैं, उनसे वो सर्जरी करके हम मुख्तलिफ किस्म के आंतों के अंदर तब्दीलियाँ करते हैं। उनसे हार्मोनल और एंजाइमेटिक सिस्टम्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो दैट इज़ डेफिनेटिवली डिक्रीज द वेट। जो अदर देन बेरियाट्रिक यानी एब्डोमिनोप्लास्टीज हो गई, टमी टक्स वगैरह कराते हैं, उनमें वो स्पेसिफिक पार्ट फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी आपको पाँव से लेके सर तक ओवरऑल सारे के सारे जो बंदा है उसको रिड्यूस करती है इन साइज एंड वेट। ठीक है। उसका दूसरा फायदा कि ये तो हम बाहर से देख रहे हैं कि ये इतना मोटा हो गया, ये टांग फूल गई, ये मुंह बड़ा हो गया, लेकिन जिस्म के अंदर भी फैट जमा हो रहता है, क्योंकि ओबेसिटी इज एन एक्सीज ऑफ वेट। वो जो अननेसेसरी वेट है वो स्टोर हो रहा होता है। हमारा फैटी लिवर डिजीज हो जाता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो हर किसी को है। जिस अल्ट्रासाउंड में देखें, एवरी अदर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर डिजीज आ रहा है। चर्बी। उसके साथ हमारा ओवरीज के अंदर, हर सेल के अंदर जो फैट जमा हो जाएगा तो सिस्ट बन जाएगी, वो भी हर औरत को है। ओवरियन सिंड्रोम हो जाता है। अब देखो तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। जी बिल्कुल। और उसके अलावा जो हमारा ओमेंटम है वो हेवी हो जाता है, और हमारी इंटेस्टाइन जो है उसी के ऑल अराउंड मेसेंट्री वो भी हेवी हो जाती है। तो हमारी आंतें जो हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा, उनके ऊपर भी चर्बी जम जाती है और वो जकड़ना शुरू हो जाती है। और उससे ज्यादा जो हमारी कार्डियक डिजीजेस बढ़ रही हैं, दिल की शरानों में चर्बी, के अमराज, तो सारी आर्टरीज के अंदर चर्बी बढ़ जाती है। तो लिपिड प्रोफाइल कराएं तो ट्राइग्लिसराइड्स और हाइपरलिपिडीमिया हो जाती है। तो उन सब का जो ताल्लुक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पेंक्रियाज है उसी के वहाँ से इंसुलिन बनती है और आपकी शुगर कंट्रोल रूटीन में होती है। जब आप ओपेज होते हैं, फैट ज़्यादा हो जाता है, तो वो वहाँ से इंसुलिन जो है वो नहीं बनती, बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और पेशेंट डायबिटीज़ के भी मरीज़ हो जाते हैं।
तो डॉक्टर साहब इतने सारे अमराज ये एड्रेस कर रहे हैं, आपने कहा जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लोगों की गर्दन काली हो रही होती है, पेट बड़ा होता है, डिफरेंट किस्म के मसाइल होते हैं, तो क्यों नहीं जाते लोग बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ, क्यों डरते हैं इस कदर चीज़ों में? वो दवाइयाँ लेते रहते हैं, अपने आप को जिगर और गुर्दा ख़राब कर लेते हैं, लेकिन सर्जरी की तरफ क्यों नहीं जाते? सबसे पहले तो सर्जरी लफ्ज़ से लोग खौफ खाते हैं, ऑपरेशन कराएं। हाँ, और दूसरा, हमारे पास एक पुरानी और एक गलत मिसनोमर है, जितना मोटा है उसको कहते हैं आप बहुत सेहतमंद हो हेल्दी गए है, हम तो कहते हैं बहुत हेल्दी है। यू आर लुकिंग हेल्दी पहले से ज़्यादा। और स्पेशली हमारे गांव के लोग, जब कोई शहर का बंदा ईद पे या किसी दिन घर जाए, देख के हमारी बुढ़िया कमज़ोर हो गए हो, तो ये हमारा जो जहन है ना कि वो हेल्दी। अब मैं किस कहता हूँ, मेरी टर्मिनोलॉजी है, लोग कुछ लोग उसको बुरा मनाते, यार तुम तो अनहेल्दी होते जा रहे हो। सही बात तो क्योंकि आई नो कि बैरियाट्रिक सर्जरी कर रहा हूँ, ओबेसिटी का पता है, जितने मोटे लोग हो जाते हैं तो उसके साथ कितनी बीमारियां उनके ऊपर आती हैं, सर से लेके नीचे तक हर ऑर्गन में इश्यूज हो रहे होते हैं। तो अवेयरनेस इज ओनली थिंग कि लोगों को पता हो कि सर्जरी इज द फाइनल चॉइस, एंड वो सबसे प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक परसिस्टेड वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि कौन कौन लोग फिट हैं सर्जरी के लिए? कितना उसको यंग होना चाहिए या ओल्ड एज में भी हो सकती है? अगर शुगर के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के हैं, उनमें हो सकती है कि नहीं? और क्या है फिटनेस पैरामीटर, क्या है सर्जरी का? और दूसरा ये भी बताइए कि एक दफ़ा जब सर्जरी के लिए कोई आ जाता है तो कितने दिन लगते हैं उसे रिकवरी और डाउन अच्छा, यहाँ तक एज का इशू है, एज तो आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी है, उसके लिए भी सर्जरी रिकमेंड हो रही है 5 साल एंड अबव के जो है ना, काफी जो बहुत बेतहाशा मोटे हो जाते हैं, चल फिर नहीं सक रहे। अभी रिसेंटली हमारी 2-3 दिन पहले ही पेशावर में कॉन्फ्रेंस थी मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी की, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी। उधर भी ये चीज़ डिस्कस की। वन ऑफ द स्पीकर्स ने वो 4 साल का बच्चा था, यूं मटा 72 kg का, उसकी पिक्चर लगाई कि 4 साल और 5 साल का बच्चा जो 72 kg, हम लोग उसके वेट के। हाँ। तो एज इज़ नॉट एन इशू, कि हर एज में मोटापा हो रहा है। ठीक है। और जहाँ तक कहते हैं कि किस में सर्जरी की जाए, उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, जो बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स BMI कैलकुलेट करते हैं। क्या आपका वजन और आपका जो हाइट है, वजन डिवाइडेड बाय हाइट इनटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड है कि आपका 18.5 to 25 इज अ नॉर्मल हेल्दी एक्सेप्टेड वेट। ठीक है। 25 to 30 है वो ओवर वेट में आता है। ठीक है। अब उन्होंने क्लास 1, 2 और 3 की है। 30 to 35 क्लास 1 है। ठीक है। 35 to 40 BMI क्लास 2 है। 40 प्लस जितने भी है वो ओबेसिटी क्लास 3 में। ठीक है। पहले ये चेंज था, पहले से कहते थे मार्बिडली ओबीज, यानी कि वो इतना ओबीज है कि वो नियरली मार्बिड है कि कुछ नहीं कर सकता। तो अभी ये क्लासेस में डिवाइड किया गया। ठीक। सर्जरी किसकी की जा सकती है, उसके लिए रिकमेंडेशन है कि अबव 40 में डेफिनेटिवली सर्जरी करें। ठीक है। इफ इट इज 35 और 40 के बीच में है और कोई एक कोमार्बिड है, कोमार्बिड्स का मकसद है हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज है, कोई एक उसमें से, तो उसमें करें। ठीक है। और फिर अगर 2 हैं और फिर 30 to 35 है तो उसमें, लेकिन ये जो कैलकुलेशंस हैं ये हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। ठीक है, हमारे लिए अलग है। फिर एशिया पैसिफिक के लिए हमारा जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सर्जन्स ऑन ओबेसिटी का एशिया का एक अलग चैप्टर है, उसमें डेफिनेशन चेंज है कि इफ द पर्सन हु इज 27.5 BMI एंड अबव, और उसी में कोमार्बिड्स स्पेशली मेटाबॉलिक इश्यूज हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के, तो वी कैन गो फॉर ऑपरेशन। अच्छा 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 डॉक्टर साहब, आपने बताया ना, एक कॉलर ले लेते हैं उसके बाद वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है और कहाँ से हैं? जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? शकील बोल रहे हैं। जी पूछिए शकील साहब। जी मैं 18 किलो हम होना चाहते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से बोलिए, समझ नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ आप। जी जी, क्या सवाल पूछेंगे आप? मेरा 98 किलो।
आपको समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बोला कि जो पॉलिसिस्टिक ओवेरी वाली औरतें होती हैं जिनका बच्चा नहीं हो पा रहा होता, बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, उनके मुंह पे भी बाल होते हैं, एक्नी भी हो रही होती है, पिंपल्स भी हो रहे होते हैं, सर के बाल गिरे होते हैं, और वो तरह तरह की दवाइयाँ लेती चली जाती है और उनको कोई असर नहीं होता, बच्चा भी नहीं हो पाता, नॉर्मल लाइफ ही बहुत इफेक्ट होती है। आपने कहा कि ये सर्जरी जाके कोई किस्म का मार्क भी नहीं छोड़ती, सिर्फ कुछ होल से होती है, और दूसरा आपने कहा कि अंदर जाके सिर्फ कुछ चेंजेस करती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या ये सर्जरी, वो जो बलून या स्टेंटिंग या फिर वो जो स्टेपलिंग जिसे कहते हैं, उससे फ़र्क है, और ये किस तरह से इसके बाद लोग प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं, इसमें बच्चा होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, मल्टीपल डिलीवरीज में मसला तो नहीं होता? ये क्लियर कर दें ताकि फिर ज़्यादा लोग इसकी तरफ जा सकें। देखें, जो सर्जरी से अदर ऑप्शन है, जैसे आपने बैलून का जिक्र किया, तो बैलून आपका स्वालोबल बैलून्स भी आजकल आ गए, कैप्सूल आए, आप खा लें तो वो सॉल्व हो जाते हैं, रिसेंट चीज़ें हैं। पहले तो एंडोस्कोपिकली डाले जाते थे, लेकिन वो क्या है कि स्टमक के अंदर एक साइज जो है वो एक अपनी जगह लेते हैं। हाँ। आप खाना 2 की जगह 1 ब्रेड या 1 रोटी खा लेते हैं, साइज कम, लेकिन स्टमक जो है वो एक्सपेंडेबल चीज़ है। हाँ। तो वो विथ टाइम आपने एक एडिशनल दोने वाले आज लिए, फिर 2-4 बाइट्स ज़्यादा ले ली, विथ टाइम वो ज़्यादा एक्सपेंड कर देगा। आपको पहले 2-3 महीने में तो इफेक्ट मिलेगा उसका, बाद में वो स्टॉप हो जाएगा एंड यू विल अगेन रीस्टार्ट गेनिंग द वेट। अच्छा, चले आप कॉलर ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम इस्लामाबाद। जी इस्लामाबाद से। जी पूछिए, क्या सवाल पूछेंगी आप? डॉक्टर साहब, मैंने कहा बाद लेडीज ना जो बीमार होती हैं तो वक्त पहले उनके मेंसेस बंद हो जाते, तो उस हालत में वो मोटी होती जाती हैं, तो क्या उस हालत में भी ये सर्जरी हो सकती? अच्छा, अर्ली मीनोपॉज की वो बात करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अर्ली मीनोपॉज में, और वाकई ये एक बात है, अर्ली मीनोपॉज जब हो जाता है और 35 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है, 30 साल में भी शुरू हो जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा वेट गेन करने लगती हैं, तो उसमें ये मुमकिन है कि नहीं? देखें, डिफरेंट काजेज हैं मीनोपॉज के। पहले तो सॉर्ट आउट गायनेकोलॉजिस्ट करना चाहिए कि व्हाट इज़ द काज फॉर दैट। ठीक है। अगर रिलेटेड टू ओबेसिटी, यानी कि कहते हैं मेनोपॉज के बाद जब वेट गेन होता है, दैट इज ड्यू टू एस्ट्रोजन लेवल्स, बिल्कुल वो बढ़ जाती होती है। तो अगर हम उसी की ऑपरेशन कर लेंगे तो डेफिनेटिवली मोटापा तो ख़त्म हो जाएगा। इफ़ इज़ देयर एनी रिलेशन विद दैट, उसके साथ रिलेशन होगा तो वो मे रिटर्न बैक टुवर्ड्स नॉर्मल लाइफ और उसके मेंसेस आ जाए। अच्छा। लेकिन अगर गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ट्यूबल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं और बहुत सी और इश्यूज जो फीमेल के हैं, ट्विस्टेड ओवरीज हो गई और डेड हो गई, तो देन तो वो चीज़ें नहीं वापस आ सकती। अच्छा, लेकिन जो आपने कहा था कि चर्बी के ऊपर ओवरीज या पीसीओएस होता है, पीसीओडी, पीसीओएस, तो उनके लिए जो आपने कहा कि सर्जरी मुमकिन है, उसके बाद उनकी कंसेप्शन के चांसेस और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस? हमारे पेशेंट से ऐसा है जी, जो हमने आप पहले उनको ओबेसिटी की कोई सर्जरी की हुई है, ठीक है, और उसके बाद विथ टाइम जब 6 मंथ्स बाद उसका वेट बहुत कम हो जाता है, तो उनको कंसीव हो जाती हैं वो और उनको बच्चे हो जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम कि आप खालिस पीसीओएस के लिए जो डिवाइडेड वो ख़ास दवाइयाँ दी जाती हैं कि ये ठीक हो जाएंगे, उनसे वो लगी रहती हैं बड़े अरसे तक। जैसे आपने कहा कुछ नहीं होता, दिए जाते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन असल मसला जहाँ पर है उसको ट्रीट नहीं किया जाता। अच्छा। आप मेन चीज़ को, मेन मसले को ट्रीट करें, उसी के ओबेसिटी ठीक हो जाएगी तो वो इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो इस तरह की मेडिसिन बेच रहे हैं, ये तो ओजेम्पिक को तो छोड़ें, दूसरी किस्म की कि भाई ये गार्सिनिया, कंबोडिया, फलाना ढमाका, वो कहते हैं इससे आपके मेटाबॉलिज्म बहुत इंक्रीज हो जाएगा, या कुछ लोग तो लैक्सेटिव देना शुरू हो गए हैं कि भाई आप जाते हैं। तो इनको बताइए कि ये कितनी डेंजरस होती हैं इस किस्म की ये एपेटाइट सप्रेसेंट्स, लैक्सेटिव जो भूख खत्म कर दें, जो आपको बार बार बाथरूम भेजें, ये डेंजरस है और आपने ये करा लेनी है? देखिए, हकीम जो है ना, सबसे पहला काम ये करते हैं कि लैक्सेटिव्स देते हैं अपने फार्म में बना के, ठीक है, और सबको ये बताते हैं कि आपकी जो जीआई सिस्टम है वो ख़राब है, एक मरतबा वो साफ़ हो जाए तो फिर मैंने दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। तो वो जो बंदे अक्लमंद होते हैं, एक मरतबा इतने साफ़ हो जाते हैं दोबारा नहीं जाते। तो और सबसे बड़ा हमारे पास इमरजेंसीज में लोग प्रेजेंट करते हैं हकीमी दवाइयों के बाद पेंक्रियाटाइटिस के साथ। बिल्कुल, लबलबे की सोजिश। लबलबे की सोजिश बड़ी डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है,
सिवियर पेन होता है, पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट। अच्छा। और जब उनसे हिस्ट्री ली जाए कि भाई आपने दवाइयाँ खाई पहले, तो वो मानते नहीं है। बाद में हमारे लोग हिस्ट्री भी सही नहीं देते। उनसे वो उगलवाने के लिए डायरेक्ट जब हिट करते हैं कि आपने कोई हकीम की दवाई ली है, कहते हैं हाँ फलां हकीम ने मुझे ये दवाई दी थी, तो वो बेसिकली स्टेरॉइड्स और पता नहीं क्या चीज़ों का गुच्छा बना के बेच रहे होते हैं। हाँ। तो अननोन जो चीज़ें हैं, रिकमेंडेड नहीं है, पाकिस्तान ड्रग अथॉरिटी या इंटरनेशनली कोई रिकमेंडेड दवाइयाँ नहीं है, अपनी मर्जी से किसी ने वो सोशल मीडिया पे चला दी और आप खाते हैं। इवन बहुत से पेशेंट्स आके पूछते हैं डॉक्टर साहब ये मुझे किसी ने कही है, तो मैं कहता हूँ भाई इसका मुझे न पता है ना मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मेरी एडवाइस है ना खाएं। बिल्कुल। क्योंकि जो चीज़ें हम देते हैं वो टाइम टेस्टेड होती हैं, पहले रिसर्च होती है, उसके बाद कंफर्म होता है कि इसके फ़ायदे कितने, नुकसान कितने, फ़ायदे और नुकसान को हम कंपेयर करके फिर डोजेस कितने होने चाहिए वो फिक्स किए जाते हैं। बाद में ह्यूमन पे, इंसान पे आती है, उससे पहले इंसान पे वो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा कैफीन या कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ही पीते रहते हैं पूरा दिन खाली पेट, और इस तरह की भी हरकतें करते रहते हैं। इसमें भी आप एडवाइस कीजिएगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, उससे इनके तो अल्सर हो बहुत जाएगा। बहुत नुकसान होगा। अच्छा, जब हम बेरियाट्रिक सर्जरी की बात करें, थोड़ा सा डाउन टाइम की भी बात कर लीजिए कि कितने वक्त में ये लोग सही हो जाते हैं, कितनी देर लगती है इस पूरे देखिए, ऑपरेशन में? मैंने अभी सर्जरी के बारे में नहीं बताया। सर्जरी में हम दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैं फिर आता हूँ कि टाइम कितना लगता है। एक होता है रिस्ट्रिक्टिव कंपोनेंट, उसमें हम स्टमक की साइज को छोटा कर देते हैं। ठीक है, वो मैदा छोटा हो जाता है। उसके मुख्तलिफ टाइम में विथ चेंजेस। अब जो फाइनल और दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला ऑपरेशन है वो है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। अच्छा, ठीक। यानी आप उसी में एक ट्यूब बना देते हैं स्टमक, इतना बड़ा जो स्टमक है वो सारा काट के सिर्फ बिल्कुल ट्यूब बन जाएगी। हाँ। आप 1/4 ऑफ जो है वो चपाती ले लेते हैं, हाँ। तो आपका पेट भर जाता है। अच्छा। तो इसी से क्या होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सपोज यू नीड 200 किलो कैलोरीज फॉर योर एनर्जी, जो आपकी करंट स्टेटस ऑफ बॉडी है, तो आप यू कैन जस्ट ईट 25% ऑफ दैट। अच्छा, तो जो इससे कोई कमजोरी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती? 75% जो है आपके अंदर जो स्टोर्ड फैट है वो अंदर ही पिघलता है। अच्छा। और बॉडी का मेटाबॉलिज्म उसे यूज करता है। ठीक है। टाइम ये आ गया कि उसी से जो कि आपकी इंटरनल स्टोरेज जब खत्म होती जा रही है, हाँ। तो एक ऐसी होम्योस्टेसिस लेवल आ जाती है, इक्विलिब्रियम हो जाता कि आप 30-35 खा सकते हैं, 30-35 की रिक्वायरमेंट है। अब आपकी कमिटमेंट से आपने उस पर रहना है। ठीक है। तो वो होता है। दूसरी चीज़ है जो अब बहुत ज़्यादा मोटे लोगों में ऐड कर होते हैं, वो होता है रिस्ट्रिक्टिव के साथ माल एब्जॉर्प्टिव कंपोनेंट। अच्छा, ठीक। माल एब्जॉर्प्टिव कंपोनेंट्स में एक गट की लेंथ जेजुनम सर्टेन 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर तक बाईपास कर देते हैं। अच्छा, एक कॉलर ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, अजमल बात कर रहा हूँ किसी खान से। जी जी मैडम, डॉक्टर साहब से पूछना था, भाई को गैस मतलब मोटापा है, तो इसकी वजह से पूछना। कितना वेट है आपका और उम्र कितनी है आपकी? उम्र 29 है यार। 29 है। और वजन कितना है? वजन उसका है 70 के। 170 कितना? खाली 70 के खाली। 70 kg तो ठीक ही वजन है आपका। हाइट कितनी है? हाइट 5 फुट 4 इंच। अच्छा, 5 फुट 4 इंच। चला नहीं जाता, मतलब गैस। अच्छा है, मैं दिल्ली से करता। चला नहीं जाता, सांस फूलती है आपकी? जी हाँ। अच्छा, 5.4 जो है 5 फुट 4 सुनिए, इंच, थैंक यू जवाब। 5 फुट 4 इंच और 70 केजी, ये BMI अराउंड 26-27 के अंदर होता है। तो इसी में हम सर्जरी एडवाइस नहीं करेंगे। हाँ, डाइट और एक्सरसाइज आपके लिए जो हमारा सबसे बड़ा मशवरा है, आप डाइट जो है उसी पे ध्यान दें। डाइट में आपने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें। रोटी चावल नहीं खाना आपने। कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे बड़ी बात, मैंने पहले भी एक मैसेज स्प्रेड किया हुआ है, गंदम हम खा रहे होते हैं ना, गंदम के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, हम चावल को कहते हैं मत खाएं, लेकिन अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे तो जो ग्लूटेन फ्री है ना? कैलोरीज है वो व्हीट में ज्यादा है। ठीक आप उसके लिए या तो पोर्शन उसका कम कर दें, उससे ज्यादा सालन ज्यादा खाएं। ठीक है। और मैं सबसे अच्छा करता हूँ कि एक बबल बना है ग्रीन सैलेड का, नॉट द रशियन सैलेड, नहीं, क्रीमो वाला नहीं। क्रीम वाला नहीं, ग्रीन सैलेड का बना है।
उसी में आप अपने हिसाब से नींबू डालते हैं, मसाले सिरका डाल डालते हैं, लें सिरका थोड़ा। डालते हैं, जो आपका टेस्ट हो ऐसे खाएं। ऐसे आप खीरा ले लें, गोभी है, गाजर है, बहुत खीरा, चीजें हैं। प्याज, टमाटर प्याज इनको मिला टमाटर के। का मिक्सचर बना के उसका बाउल पहले खा लें तो आपका आधा पेट भर जाएगा, तो फिर आप बाकी जो है वो रोटी खा हाँ, और लें। बेसिकली जितना भी आपका या- खालिस चिकन या अंडा या ये या सब। फिर मिक्स वो आता है जिसमें बाजरा और ज्वार और बाकी चीजें और अपनी वो व्हीट के साथ मिक्स करके एक आटा बनाया जाता है। आजकल मिल भी रहा है मार्केट जौ में, का तो आटा वो भी बहुत लोग जौ खा का आटा तो वो आप इस्तेमाल कर लें। रूटीन में आप मिठाइयाँ जिसमें चीनी डलती है एटलीस्ट वो चीज़ उनसे दूर हो जाए। फीकी चाय पीना शुरू कर दें या बहुत कम कर दें। ये लोगों का कॉन्सेप्ट है गुड़ लें, गुड़ में भी कार्बोहाइड्रेट है, गुड़ और शुगर में फ़र्क कोई नहीं है। तो ये चीज़ें आप करें तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, बस आप फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा खाएं और एक्सरसाइज भी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक्सरसाइज का भी बताएं, हिलते जुलता कोई भी नहीं है हमारे यहाँ। देखिए एक्सरसाइज का यहाँ का सबसे बड़ा इशू है। हाँ। अब जो दुनिया में बढ़ता जा रहा है और वेस्ट से यहाँ पे आ गया है। सोशल मीडिया की वजह से बंदा अब खाना लेने भी नहीं जाता। कुछ भी नहीं करने से। अभी क्या करना है, फूड पांडा करो। अब फूड पांडा न करो भाई, थोड़ा आगे जाओ, हाँ, थोड़ा घूमो। और लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, टीन टीन ना भाई ये चीजें लेकर आओ, उधर बैठे उधर जाकर भी नहीं खाते। मेरी एडवाइस होती है कि अगर आप कहीं पे खरीदारी के लिए जा रहे हो अदर देन फूड, तो भी आप कम से कम एक 200 अब तो 300 ऑनलाइन मीटर शॉपिंग करते हैं, वो मॉल भी जाना भूल 200-300 मीटर दूर गाड़ी करें और फिर वॉकिंग कर करें। रहे हैं। क्योंकि आपको और टाइम वॉकिंग का नहीं है, ऑफिस में बैठे हैं या ऐसे काम है आपके सारा दिन शॉप पे बैठे हुए, तो ऐसे आप अपना टाइम निकालें। बहाने बनाए कि मुझे वॉकिंग करनी है, थोड़ा दूर खड़ा होता हूँ तो वॉकिंग हो जाएगी। तो आपने ये वैले पार्किंग नहीं करनी, आपने चल के जाना है ऐसा और ही है, कोशिश चल के कीजिए जाए, थोड़ा। खुद लेकर आ जाए। अपनी जिंदगी का जो कंफर्ट है थोड़ा कम करें, थोड़ी जो है ना एक्सरसाइज करें, तो आपकी सेहत उसमें है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे यही सर्जरी की, तो हम वापस आ जाते हैं उसी के टाइम पे और फिर दूसरे टॉपिक। दूसरी थी कि वो जो है ना माल एब्जॉर्ब प्रोसीजर्स होते हैं। अब उसमें ये है कि एक तो हमने रिस्ट्रिक्टिव एरिया उसमें बना दी। हाँ, पेट मैदे को कम कर मैदे दिया। को हमने साइज छोटी कर दी। उसमें आपने 25% ऑफ योर रिक्वायरमेंट खाया है। ठीक है। फिर जब वो 100 या 200 सेंटीमीटर को बाईपास कर रहा होता है तो आपकी टोटल एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है। आप 25 या 30 में से 15 या 20 कैलोरीज जो किलो कैलोरीज वो आपने एब्जॉर्ब की, बाकी वो भी वेस्ट हो गई। अच्छा, तो इसमें जो वीकनेस या आपको वो हो जाए, डेफिशिएंसीज होती हैं किसी किस्म जी की? इसी में मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसीज होती हैं। हाँ। तो इसीलिए हम मेजर्स करते हैं वेट कितना है और कितनी साइज बाईपास की जाए। ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है। आपको इनिशियली विटामिन डी, आयरन सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन की टेबलेट्स दे रहे होते हैं। फिर 6 मंथली एंड 1 ईयरली उनकी इन्वेस्टिगेशन करा के उनकी मेजरमेंट्स की जाती हैं। इफ इज देयर इन डेफिशिएंसी तो आप उस हिसाब से उनको दे देते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया ना कि इस तरह के चेंजेस किए जाते हैं कि आपका वजन ओवरऑल कम हो जाए। अब किसी किसी का बहुत ज़्यादा पेट लटका होता है, उनका वजन कम हो गया ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन मल्टीपल ऑपरेशन या जो भी, उसकी वजह से उनका पेट बिल्कुल लटक जाता है और उसकी वजह से उनकी कमर में दर्द, उनके घुटनों में दर्द और बेशुमार और मसाइल शुरू हो जाते हैं, पॉस्चर के भी। और फिर उनके ये जो जगह होती हैं जहाँ पे हवा नहीं लगती, वहाँ पे इन्फेक्शन भी होने लगता बिल्कुल है। ऐसा तो ही है। ऐसे लोगों के लिए जो टमी टक ऑपरेशन है या एब्डोमिनोप्लास्टी जिसे हम कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा इन डिटेल एक्सप्लेन कर दें। देखिए वेट लॉस के बाद या फीमेल्स में जब 2-3 बच्चे उनके हो जाते हैं तो उस वजह से पेट थोड़ा बढ़ जाता है, फिर लटक जाता है। फीमेल्स में ज़्यादा, फीमेल्स में भी होता है। और जब हम पोस्ट ऑपरेटिवली जब पेशेंट को एक्सरसाइजेज एडवाइस कर रहे होते हैं, उसी से मैंने बहुत से ऐसे अपने पेशेंट्स देखे हैं, उनका ये नहीं लटकता, विथ टाइम स्ट्रेच हो जाता है, टोन हो जाता है, टोन थोड़ा हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ओबेसी डेफिनेटिवली उनमें ये लटक जाता है। ठीक। उसके लिए फिर जहाँ जहाँ आपकी स्किन यहाँ पे भी लटक सकती है, ट्राइसेप्स बाइसेप्स के यहाँ पे, तो एक ऑपरेशन है जैसे आपने पहले जिक्र किया, एब्डोमिनोप्लास्टी। देखो एक कॉलर ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आयशा बोल रही हूँ पेशावर से। जी पूछिए आयशा। जी सवाल ये कि मेरे गॉलब्लैडर में स्टोन है ना, ठीक है। तो सर्जरी बताई है डॉक्टर ने। अच्छा। तो आप प्लीज डॉक्टर साहब से कहें कि डाइट थ्रू डाइट हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये पूछ रही हैं कि और जी
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और डॉक्टर ने सर्जरी बताई है, तो ये बोल रही हैं कि खाली डाइट से मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ कि नहीं। ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। ये आम लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल है। स्टोन्स की जब बात आती है तो एक स्टोन्स किडनी में होते हैं, एक गाल ब्लेडर में होते हैं। ठीक, दवाओं से या डाइट से स्टोन्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते। गाल ब्लेडर में स्टोन आ जाए फिर दूसरा सवाल आता है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल। कि एक स्टोन है या 100 स्टोन है, इतना छोटा है या इतना बड़ा है, इस सवाल की कोई अहमियत नहीं। स्टोन है या नहीं है, जस्ट वन क्वेश्चन। उसका जवाब यह है कि इसका ऑपरेशन करवाएं। कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे स्टोन की साइज़ कम हो सकती है, लेकिन उसका खतरा है कि जब छोटा स्टोन उस पास आउट करेगा। सिस्टिक डक्ट और फिर बाइल डक्ट में चला जाता है, पास आउट करने के दौरान जब वो आके फंस जाएगा ना एम्पुला वेटर, जहाँ वो आंत में जाता है, तो पेंक्रियाटाइटिस हो जाती है, डेट्स अगेन, और जॉन्डिस हो जाती है, डेंजरस है। ठीक है। क्योंकि गाल ब्लैडर की सर्जरी करने से आपकी रूटीन लाइफ में या आपकी एक्टिविटीज में कोई इशू नहीं होता। इट इज़ बेटर कि जो फैक्ट्री स्टोन बनाने के लिए स्टार्ट हुई, उस फैक्ट्री को उखाड़ फेंकें, उसका ऑपरेशन कर दें, और ऑपरेशन के अलावा कोई और एडवाइस किसी से भी मत लीजिए। बिल्कुल। एक और कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम जी साहब, मैं आजल से बात कर रहा हूँ, इम्तियाज। जी पूछिए, क्या पूछेंगे? मैं स्पेनल कार्ड का मरीज हूँ, तकरीबन 4 साल मेरे हो गए। अभी मेरा 7-8 किलो वजन ज्यादा हो गया ना। मेरी 45 साल है जी। किस चीज के मरीज हैं आप? मैं स्पेनल कार्ड का, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से मैं पैरालाइज हो गया अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड का। जी ठीक है, ठीक है, तो अब मेरा थोड़ा वेट ज्यादा हो गया, 7-8 किलो, तकरीबन 4-4.5 साल हो गए। ठीक है। कितना वजन है आपका? 5 फुट। जी, वजन अभी कितना है? वजन अभी है 80 के दरमियान है, 80 और केजी। हाइट? हाइट 5 फुट 6 इंच। 5 फुट 6 इंच। स्पाइनल कॉर्ड के मरीज हैं, पैरालाइज। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि इनकी मोबिलिटी इशू है, क्योंकि इनकी स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड है, तो ये जाहिर है पैरालाइज होंगे या व्हीलचेयर बाउंड होंगे, तो उनका तो वजन, और इस तरह की बेशुमार और लोगों के लिए ये सवाल बड़ा रेलेवेंट है कि जो कोई भी पैरालाइज्ड होता है या व्हीलचेयर बाउंड होता है और एक्सरसाइज नहीं कर सकता और उनका वजन बढ़ जाए, तो इनके लिए आइडियल है कि नहीं है? मेरा जो सबसे पहले जो है ना, हमारा जो BMI, मैं वापस आता हूँ उसी पे, अगर उसमें कोई फिट होता है ये तो वैसे नहीं उसके लिए फिट तो हो रहे, ऑपरेशन, तो इसकी चूंकि इतनी ज्यादा वेट नहीं है तो ये ऑपरेशन के लिए तो फिट नहीं है। व्हील चेयर बाउंड लोगों के लिए मेरा एक मैसेज होता है, आप इन हाथों को मजबूत करें। हाथों से करें, फिर हाथों को इतना मजबूत करें कि आप व्हील चेयर पे खुद बैठें, व्हील चेयर से खुद उठें, आप हाथों के साथ मूव करके जहाँ जाना सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल लास्ट जो कतर में फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, बिल्कुल, उसमें अगर उसको आप देखें, उस बच्चे के हाथों की पावर, मूवमेंट्स, ही इज डूइंग एवरीथिंग, ड्राइविंग, वॉकिंग, एवरीथिंग। तो आपको ऐसी मोटिवेशन चाहिए और आप अपनी हाथों से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और अगेन डाइट का जो पार्ट आपका प्रिजर्व्ड है आप उसको बिल्ड कर लें, और जो डाइट है आपकी वो लेस कार्बोहाइड्रेट मोर प्रोटीन की तरफ चले जाए, तो लेस कार्ब की तरफ जाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी कौन है हमारे साथ, कहां से हैं? मोहम्मद शकील, हाजीपुर से। जी पूछिए मोहम्मद शकील साहब। मैडम मैंने ये पूछना था कि हमारा ना सिर्फ पेट बाहर है, 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। ठीक है, सिर्फ पेट बाहर है, मैंने काफी ये जो है ना चीजें यूज की हैं, इसके बारे में कोई सोल्यूशन? उम्र बता दें। उम्र मेरी 32 साल है। आपने एक्सरसाइजेस की हैं? नहीं, एक्सरसाइज नहीं की। बस चले, आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया। आप सुनिए डॉक्टर साहब को, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो खुद जवाब दे दिया, एक्सरसाइज नहीं करते। तो सबसे पहला अगेन इसके लिए है कि कहते हैं कि सिर्फ पेट बाहर आया हुआ है, एक्सरसाइज करें और डाइट पे कंट्रोल करें। एक्सरसाइज आप अभी तो सोशल मीडिया, यूट्यूब पे सब मिल जाती हैं। उसके साथ साथ अगर कुछ लोगों को नहीं होता तो स्पेसिफिक अगर ये पेट बाहर है तो इनिशियली तो लाइपोसक्शन के जरिए है, या अगर इफ इट इज अ बिट हैंगिंग ऑन तो हम उसी को एब्डोमिनोप्लास्टी कर सकते हैं।
अच्छा तो डॉक्टर this साहब, will जब आपने give a good लाइपोसक्शन effect. की बात की है तो थोड़ा सा बता दें, आजकल लोग जो है उन्होंने हर चीज़ को, डर्मेटोलॉजी को एस्थेटिक्स और पार्लर के साथ मिला दिया है, और वहाँ तक तो चलो ठीक था, फिर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को मिला दिया, वो भी उन्होंने बेड़ा कर दिया। अब इन्होंने ये जो लाइपोसक्शन है इसको भी जगह जगह लोगों ने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर्स करके कहना ऐसा ही है। शुरू कर दिया है। तो इसके जो इतने ग्रेव डेंजर्स हैं, एम्बोलिज्म हो सकता है, ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, प्लीज लोगों को मना कीजिए कि सिर्फ मशीन स्मार्ट लाइपो है जी, ये फलानी मशीन है, इसके अंदर वो कर रही है एक एक दो दो ट्रेनिंग करने के बाद, और यू नो दे आर नॉट इवन डॉक्टर्स। बिल्कुल तो ऐसा थोड़ा है। सा इसके ऊपर जरूर बात कीजिए कि कितनी अमवात हो चुकी है दुनिया में ड्यू टू दिस एम्बोलिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ लाइपोसक्शन एट दीज काइंड ऑफ हैंड्स। देख, जो सोशल मीडिया है या इवन इंटरनेट एक्सेस है, उसकी वजह से आपको 90+% जो है वो रॉन्ग या फेक इंफॉर्मेशन मिल रही बिल्कुल। होती है। बहुत से पेशेंट अदर डिजीजेस के लिए भी आते हैं कि मैंने इंटरनेट पे ये पढ़ा, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन इंटरनेट पे वो ऑथेंटिकेटेड मवाद है या किसी के जहन में ख्याल आया, आइडिया उन्होंने वहाँ पे फेंक दिया कि मेरा आइडिया है और ये सही है। बिल्कुल तो सबसे पहले कि आप सोशल मीडिया या इंटरनेट पे जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उसी को रिकन्फर्म करके उसके रेफरेंसेस देखें, रीअश्योर करें कि ये क्या सही है या गलत है, उसके बाद उसको अडॉप्ट करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो फैट को, चर्बी को पगलाने के हिसाब से एडवाइजेज, मशहूरियाँ, हाँ, फिर क्रायो, बड़े बड़े कोई लाइपोलिसिस। जो है आजकल जो है टिकटॉक टाइकून बन चुके हैं। पहले तो सिर्फ मीडिया के थे, अब सोशल मीडिया टाइकून, उसको सामने ला के लोग बनवाते होते हैं पैसे दे के। तो उनकी तरफ मत जाए। उसकी वजह से जब आपके अचानक से सांस फूले, जैसे मैडम ने कहा ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप नहीं समझ सकते, तो आपके अचानक से सांसें फूलना शुरू हो जाएंगी, आपको शदीद चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा। आप कभी कभी डॉक्टर तक और सही हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सकते, और रिलेवेंट डॉक्टर जिसने आपने इलाज कराया वो डॉक्टर ही नहीं है। वो आपको फिर ना कहेगा नहीं नहीं कोई नहीं, सिर्फ ये इंजेक्शन लगा दो, ये टेबलेट खा दो, उस आसरे में आपकी जान जा सकती है। तो जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो आप अपने साथ मत खेलें, ऑथेंटिकेटेड और जो क्वालिफाइड है उनके साथ जो है ना राब्ते में रहें। नेक्स्ट कॉलर की तरफ पढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उकाड़ा से शेख कबीर अहमद बात कर रहा हूँ जी। जी, क्या पूछेंगे? मेरी एज अभी है 63 है। ठीक है, और मेरा वेट है 88 kg। ठीक है, और हाइट? हाइट है मेरी 5 फुट 8 इंच। ठीक है, ये मैंने आर्मी की सर्विस की है, 2009 में मैं रिटायर हुआ ना, तो उस वक्त मेरा वेट था कम। ठीक है, तो अभी बढ़ते बढ़ते 100 kg से ये नीचे आ गया वापस ना 88 पे। 100 था। ठीक है, आपने क्या किया कि 88 में आ गया? आपने एक्सरसाइज की? बस एक्सरसाइज तो मैं नहीं, थोड़ी मैं हाइपरटेंशन का मरीज था ना, मैं मतलब आर्मी की सर्विस के दौरान अच्छा जी। तो वर्जिश जितनी मैं कर सकता था की मैंने, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ड्राइवरी की है। अच्छा जी, तो वो फिर वर्जिश अभी कम हो सकती, मेरी टांगों में जो है ना वो थोड़ा सा तेज रहता है अक्सर। अच्छा, अब आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये वजन कैसे कम करना है, ये पूछ रहे हैं? हाँ जी जी, मैं और कम करना चाहता हूँ। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। ये भी उसमें तो नहीं आते, और इनको भी फिर वही डाइट और नहीं, एक्सरसाइज गाइडलाइंस बता दें। हाँ, डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ हम कभी कभी सपोर्टिव जो है वो GLP-1 एगोनिस्ट हैं, जिसमें आप लिराग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड और अभी टेराज़ेपिटाइड भी आ गई ठीक है, है, वो दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, और उससे पहले मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम एडवाइस करते हैं। अच्छा, तो 2-3 महीने तक अगर ये लगा लें तो ही विल बी क्वाइट फिट, और ये खुश हो जाएंगे उससे अच्छा, इंशाल्लाह। आपने कहा कि इसमें कौन सी है? सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड, और ये लिराग्लूटाइड इंजेक्शन के जरिए ही लगाएंगे? जी जी, और वो कितने अरसे के लिए लगाएंगे? ये इट डिपेंड्स ऑन के किसका वेट कितना है और कम करते हैं। वी विल मॉनिटर एवरी ठीक है। मंथ, 2 या अच्छा, 3 महीनों में ठीक हो चलिए, जाएंगे। एक कॉलर की जाने बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी, माशरफ हुसैन बात कर रहा हूँ, जिला नवाबशाह से। जी, पूछिए, क्या सवाल पूछेंगे आप? जी, मेरा मोटापा बहुत ज्यादा हो गया और मैदे में तकलीफ है। और कितना है आपका मोटापा अभी? आप क्या वजन है आपका? उम्र क्या है? हाइट क्या है? जी, हाइट में ये 5 फुट 10 इंच, और क्या नाम है, उम्र बताएं और वजन बताएं। जी उम्र मेरी है 40 साल, वजन हो गया है 95 किलो, 95 किलो। जी जी जी। ठीक है, चलिए आप आंसर सुनिए।
95 किलो इसमें होते हैं। 95 कुछ ज़्यादा है जी उसके जो है हाइट के हिसाब से। बिल्कुल। तो अगर ये पहली है हमारी वही स्ट्रेटेजी एक्सरसाइज और डाइट वाली, वरना फिर ये जो उसी आपने से बोला नहीं होता तो मैं एडवाइस करूँगा कि एक मरतबा असेस करवा लें। ठीक है तो होपफुली हम इसको जो है रीज़नेबल ऑप्शन ऑफ सर्जरी ठीक है। बता दें और उससे ये 60s पर चले जाएंगे और वो काफ़ी हैप्पी रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये जो आपने बताया सेमाग्लोटाइड ये रिवर्सिबल है, मतलब जब ये छोड़ेंगे इसको तो उसके बाद इनको मेंटेन करना है या वापस आ जाएगा वजन? नहीं, अगर आप वो छोड़ देते हैं तो अपने अगेन अपनी जो है ना एक्सरसाइज और डाइट के साथ कमिटेड रहना है। ठीक है। और मॉनिटरिंग लाजमन करनी है। नहीं तो आपका वज़न फिर रीगेन ऑफ वेट हो जाएगी। ये इंटरनेशनल स्टडीज़ चूँकि ये अभी स्टार्ट हुई है और इस पर वर्किंग हो रही है, उसके मुताबिक रीगेन ऑफ वेट भी हो सकती है और प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की वजह से और काफ़ी मसाइल हैं जिसमें नाजिया वोमिटिंग परसिस्ट हो जाती है। अच्छा। गैस्ट्रिक पैरिसिस हो जाती है। अच्छा वो बिल्कुल नहीं मूव करता फिर आपका बिल्कुल गट। खामोश हो जाता है। ओहो जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं मुनीर सिद्दीकी बात कर रहा हूँ जी, ये इस्लामाबाद से। जी पूछिए मुनीर और साहब। आपका प्रोग्राम मैं देख रहा था, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा वो प्रोफेसर साहब बड़े तफसीलन बता रहे हैं। जी थैंक मैंने यू। ये बात करनी थी डॉक्टर साहब आपसे पूछना था कि मेरा बेटा है, उसकी एज है 9 ईयर जी और उसका वेट काफी बढ़ता जा रहा है। जंक फूड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, खाता है, मतलब घर में साइड से खाता है, लंच बॉक्स में भी वो नूडल्स और इस तरह की चीजें बड़ी कोशिश कर रही है लेकिन वो उससे दूर नहीं हट रहा वो जंक फूड से। वजन कितना है उसका बच्चे का? और उसकी तकरीबन वो वेट भी बढ़ता जा रहा है, 55 हो गया उसका। ओहो हो अच्छा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ डॉक्टर साहब कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, मतलब लेकिन अब वो एक्सरसाइज करता है तो उसका सांस वगैरह काफी ज्यादा वो उसमें वो हो जाता है, फिर उसको ये खांसी वगैरह और बहुत ज्यादा सांस लेने में मसला आता है, फिर वो रुक जाता है लेकिन कोशिश करता है कि मैं हर वक्त। लेकिन तो आप उसकी डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे, डाइट चेंज नहीं कर रहे आप उसकी? डॉक्टर साहब डाइट हम तो चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दूसरा वो कोई वो फूड वो नहीं ले सकता, नहीं खाता। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। 9 इयर्स में 55 kg वेट और डाइट मॉडिफिकेशन इनसे हो नहीं रही, एक्सरसाइज वो कर नहीं सकता सांस फूलने की वजह से, ये तो काफ़ी ग्रेव कंसर्न है। तो आप बताइए। अच्छा, अगर आपका बेटा सुन रहा है तो उसको कहें वो मुझे सुने, क्योंकि आपके सुनने और फिर उसको समझाने से फ़ायदा नहीं होना। हमारी जो डाइट है वो भी वेस्टर्नाइज हो गई है ना। बिल्कुल, हम बर्गर के साथ बर्गर बन गए। नहीं, बर्गर तो पहले छोटा बर्गर था, अब वो बड़ा बर्गर बन गए। छोटा बर्गर बड़ा, मुकाबला है कि और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और लेयर्स होती जा रही है हमारी बर्गर। यहाँ मुकाबलों के पीछे जब हम पड़ गए हैं ना तो हम फिर खाने के में भी जिद करते हैं कि भाई मैंने एक खाया, मैं 2 खा जाता हूँ। तो सबसे पहले कि उस छोटे बच्चे के लिए मेरा मशवरा ये है कि ये जो बर्गर्स, पिज़्ज़ाज और ये जितनी भी जंक फूड्स है, कोक्स, ये कोलाज, हर चीज़ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है और ये कोला लाजमी है इस बर्गर के साथ, और फ्राइज भी लाजमी, और ऑफर भी यही करते हैं वो जालिम लोग कि ये 3 चीज़ें होंगी और बढ़ाते हैं बीमारियों को। तो इसको स्लोली वो खुद अगर कमिटेड हो जाए और इसको कम करे, नहीं तो उसके लिए समटाइम्स साइकेट्रिक एवैल्यूएशन बच्चों में करवानी पड़ती है। साइकेट्रिक इश्यूज भी होते हैं, तो साइकेट्रिक एवैल्यूएशन के लिए 1-2 किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से उसके लिए एडवाइजेज ले लें। या फिर आप जो है ना YouTube हम यूज़ ही करते हैं, तो उनकी मदर के लिए भी मैं ये कहूँगी कि बहुत डिफरेंट किस्म के ना ऑप्शंस हैं। जब आप चिकन को या प्रोटीन्स को भी बड़े मज़े की शेप्स और टेस्ट में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता नूडल आप कार्ब की ही बनाएं, उसके भी और ऑप्शन है। आप सैलड की तरह की टेस्टिंग नूडल्स बना सकते हैं, वो सब भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उसके अंदर वैरायटी लेकर आएँ। और दूसरा, क्या ये सर्जरी के लिए फिट है 9 ईयर्स 55 kg या नहीं? अभी बच्चों को तो हमने चेक करना होता है, पहले उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे सारी, फिर हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी इस वक्त इस एज में उसका हम ऑपरेशन कर लेंगे तो अभी 9 ईयर का है, उसी की और लंबी उम्र है। तो विथ टाइम फिर वो अगर अगेन रीगेन ऑफ वेट शुरू हो जाए 10 साल 15 साल बाद, तो हमारे पास और ऑप्शंस क्या होंगे। फिर अगर हम उस वक्त करें, चूँकि अभी तो ये अल्लाह जानता है 70 साल 80 साल 100 साल क्या उम्र है। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है इसी कोई साइकोलॉजी का इवैल्यूएशन करें, पेशेंट के साथ हमारी खुद सेटिंग्स हो, नॉट द पेरेंट्स। तो हम उसके साथ, मेरे 1-2 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने काफ़ी मशवरे दिए। आज जब वो 2-3 महीने बाद आए वो
अपने अब्बा की सर्जरी की, तो उन्होंने कहा कि हमारा ये बेटा भी ऐसे हो रहा है। तो वो दूसरी बार आए, खुश थे कि अभी आपके मशवरे के बाद ये आधा कम खाता है। शुक्र है। तो दैट इज वाई कि जो आप कहेंगे ना घर के वालिदैन, तो वो उसी को नहीं मानते। अगर कोई अदर देन यू कहेगा कि ये डॉक्टर है, डेफिनेटिवली क्या पॉसिबल फ्यूचर में नुकसानात या मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो ही विल इंशाल्लाह गिव अ गुड रिजल्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक जगह पे एक कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं महविश बोलती हूँ चिनाब से। जी पूछिए। जी मेरी 29 साल उम्र है और मेरा 100 किलो वजन है, तो मैं उसे कम करने के लिए क्या करूँ? उसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। हाइट कितनी है आपकी? हाइट मैंने चेक कराई, फिर भी अंदाजन 5 फुट है, 5 फुट 4 इंच है, 4 फुट है, क्या है? 5 फुट है और 100 kg है, तो इनका वजन तो अच्छा खासा ज्यादा है। बिल्कुल। जी चलिए आप BMI सुनिए। जी बिल्कुल, BMI 30 के करीब चली जा रही है। तो इसी के लिए सबसे पहली हमारी बात यही है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और सब सुन रहे हैं, हमारे पास जो ऑपरेशन के लिए पेशेंट भी आते हैं तो कमिटमेंट पहली यही होती है कि यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप स्टार्ट करें, फिर हमारे पास आए, इंशाल्लाह इसको मैं सर्जरी एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, कि हम इसके लिए एक सिंपल तो आप शुरू हो जाए अपनी प्रिपरेशन सर्जरी की। हमारे साथ मीटिंग करें तो एक सर्जरी इसकी करेंगे, इंशाल्लाह ये 100 से 70 के पास आ जाएंगी। लेकिन इनका यही जो आप बात कर रहे हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, ये अपना आज से ही अपनी जितने भी ये रोटी गेहूं है इसको छोड़ेंगी, चीनी को छोड़ेंगी, चिकने को छोड़ेंगी और एक्सरसाइज भी करेंगी और फिर जाएंगी डॉक्टर साहब के पास ताकि ये हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक जगह गई थी जहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर थे जिनका मेडिसिन से कोई बैकग्राउंड नहीं था और वो लोगों को धड़ाधड़ कह रहे थे कि अगर आप बिल्कुल फिट होना चाहते हैं ना तो आप रोज मेटफॉर्मिन खा लें, ग्लूकोफेज खा लें। बड़े ही ओपनली वो ये बयान कर रहे थे। तो थोड़ा सा ये भी लोगों को बताइए कि खामखा ग्लूकोफेज खाना भी एडवाइजेबल नहीं है और हर कोई खाता है तो उसमें B12 डेफिशिएंसीज बेशुमार और चीज़ें हो सकती हैं, ओवर द टाइम किडनी के पे असरात हो सकते हैं, ये भी बताइए। मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज वेट लॉस के लिए कभी कभी कहीं ड्रग्स इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड होती है ना। अगर आप किसी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर या किसी ऐसे इररिलेवेंट बंदे से एडवाइस लेके शुरू करते हैं तो आपको नो डाउट उसी के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो मेरा मशवरा सबके लिए कभी भी नहीं है कि आप ऐसी कोई दवाई लें। आप सबसे पहले किसी ऐसे, जैसे कहते हैं कि PMDC से रिकग्नाइज जो डॉक्टर, उसके पास जाएं और उसी के ही मशवरे से चलें। चूँकि अगर आप कोई चीज़ ऐसे खाते हैं जब सडन अल्लाह न करे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है तो फिर आप कहते हैं कि ये मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए, उस पछतावे से बचें। पहले एक्शन लें, अपनी जान के साथ ना खेलें। और कभी भी मैं किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ कि ग्लूकोफेज हमेशा और रेंडमली और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए लें। अगर किसी को है ले ले 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने तक, फिर बंद कर दे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे थे गॉल ब्लैडर की सर्जरी की, थोड़े से इसके सिम्टम्स ही बता दें। हमने तो पढ़ा था वो फैट फर्टाइल 50 थोड़ा सा आप बता दीजिए उसके बारे में। देखो 5F का निमोनिक तो मशहूर है, उसमें आते हैं 40 ईयर्स, फैटी यानी मोटा होना, फर्टाइल यानी कि वो अपनी फर्टिलिटी की एज में हो, फेयर कलर हो और फैटी हो। तो ये 5 चीजें तो है। 5F फीमेल भी, फीमेल 5 वाली जो है तो उनमें ज्यादा होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद हो और पता ना हो। बिल्कुल। उसके क्या सिम्टम्स? इंसिडेंटली ये कभी कभी अल्ट्रासाउंड किसी और पर्पस के लिए करवाते हैं, लेकिन उसी में पित्ते की पथरी आ जाती है। तो पित्ते की पथरी आ जाती है तो कॉलर ले लेते हैं, फिर पथरी पे वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ख्वाजा रसूल बात कर रहा हूँ। जी जी पूछिए ख्वाजा साहब। डॉक्टर प्रकाश साहब का सवाल है कि मेरी एज है 42 जी और मेरा वजन है 88। ठीक है। पेट बढ़ गया बहुत, पेट का इलाज। और ये हाइट में बताइए ना। जी हाइट है मेरी 5.7। ठीक है, ठीक है। और आप क्या क्या कह रहे हैं कि पेट आपका बहुत बढ़ गया है? पेट बढ़ गया बहुत, मैं डाइट भी करता हूँ, बात भी करता हूँ, फिर भी पेट आगे निकला। चलें, ये दोनों चीजें करते हैं भाई। डाइट भी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डाइट भी करते हैं और वॉक भी करते हैं, लेकिन इनका वजन कम नहीं। अच्छा है, सेल्फ कॉन्शियस है, इनको ये रियलाइजेशन है। बहुत अच्छी चीज है। ये है कि ये
एक तो ऐसे जैसे हम मोटापे या ओवरवेट में आते उस कैटेगरी में ये नहीं आते। गुड। तो बैरियाट्रिक सर्जरी या मोटापे की दवाओं की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। न सोचना भी है। सिर्फ इशू इसका पेट के लटकने और बढ़ने का है। तो उसके लिए अगर एक्सरसाइज से इतना बेनिफिट नहीं मिलता तो ही शुड विजिट, हमें किसी को दिखाना चाहिए डॉक्टर को कि अगर उसी का हैंगिंग पेट होगा तो एब्डोमिनोप्लास्टी से वो बड़े नाइस इसको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, ये जो ट्रस होता है या जो बेल्ट होती है या कॉर्सेट होती है, ये कितने लोगों को आप एडवाइस करते हैं? ये होती है हमारी जो है नॉलेज में ओबेसिटी पे इसका कोई असर नहीं है। अच्छा, और आजकल जो बहुत सारे नए फसाड्स हैं, डिफरेंट बड़े ग्लैमरस किस्म के क्लिनिक खुले होते हैं जिसमें वो फैट फ्रीजिंग और फैट लाइपोलिसिस के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, बड़ा उसके ऊपर आजकल चल रहा है, बड़े वायरल ट्रेंड्स हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कीजिए। नहीं, फैट फ्रीजिंग एक पेशेंट मेरे पास आया था, क्रायोलाइपोलिसिस कहते हैं वो अपनी तरफ एक मेरे पास पेशेंट आया कि मैंने ये 2-3 इसके सेशंस करवाए हुए, फर्क कोई नहीं पड़ा। अभी फील हो रहा है कि पानी हर जगह पड़ा हुआ है। तो उसी से ये इफेक्ट हो सकते हैं। फिर भी आपको जो है ना आगे चल के इश्यूज होंगे और आपको हमारे पास आना पड़ेगा। अल्लाह न करे कि इसी वजह से कोई आपकी वेसल्स हैं, किसी वेसल में ये इंजेक्शन चली गई तो एट द टाइम ऑफ दैट प्रोसीजर कोई लीथल और डेंजरस इफेक्ट। प्लीज आप लोग जो ये देख रहे हैं ना, धड़ाधड़ इंजेक्शंस इधर इंजेक्ट किए जा रहे हैं। और दूसरा ये जो फैट फ्रीजिंग में, तो मैं आपको इस पे आऊंगी, पहले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, इसमें ना वो एक्चुअली ये करते हैं कि वो आपको पहले मेजर करते हैं, इंचेस दिखाते हैं, उसके बाद जब वो डालते हैं तो जाहिर है फैट जब आप फ्रीज करेंगे या जब भी ठंड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो उस टेम्पररी कॉन्ट्रैक्शन को बताते हैं कि देखें आपका उसके बाद कितना कम हो गया। देखिए, एक मिट्टी है ना जी, उसी को या किसी फॉर्म को प्रेस करें हाँ, तो यहाँ आके छोटा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो है वही साइज है, वही वजन है, सब कुछ वही है, जस्ट इट इज कंप्रेस्ड राइट नाउ। तो आपको कुछ टाइम के लिए होगा और स्लोली फिर रीगेन हो जाएगा। तो वो आपको जो है ना फेक रिजल्ट्स दिखाते हैं कि हमने इमरजेंसी में ये कर दिया, लेकिन वो आपके किसी फायदे का नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप थोड़ा सा बता दें, ये जो बहुत लोगों को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा होता है, उसके लिए जो फंडोप्लिकेशन की सर्जरी करते हैं कि ऊपर जी खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा खाना खा के लेट जाते हैं, लेकिन अगर वो ना करें तो उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं। गैस्ट्रिक जो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है उसी में जो सबसे बड़ी जैसे फंडोप्लिकेशन भी उनमें करते हैं जिनमें हियाटल हर्निया हो जाती है। रिफ्लक्स डिजीज़ की इनिशियल जो है वो है आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और आपकी डाइट, देन आप मेडिसिन्स, ठीक है, और फिर आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि इज़ देयर एनी हियाटल हर्निया, ठीक है, वो उसका काज तो नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका काज हम हर्निया की कॉज करेंगे क्योंकि वो दूसरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमें वो बाकी तो बता देते हैं, लेकिन क्योंकि आप सर्जन हैं तो थोड़ा सा हर्नियाज की बात कर लें, डिफरेंट हर्निया। जी, हर्नियाज होते हैं, पैरा इसोफिजियल भी होती है और स्लाइडिंग भी होती है। एक में जो सिर्फ स्टमक है वो ऊपर चला जाता है, डायफ्राम से ऊपर चला जाता है, ठीक है, उसी वजह से आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बाहर आना शुरू हो जाता है, वो टाइप 1 कहलाता है। टाइप 2 में अलॉन्ग विथ दैट जो हमारा जंक्शन है इसोफेगस और स्टमक का, ठीक है, जहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, वो भी ऊपर चला जाता है अपनी नॉर्मल। तो बेसिकली आपकी खाने की नाली और आपके मैदे का जो जोड़ है वो भी ऊपर की तरफ ऊपर जाता है, वहाँ पे एक प्रेशर इफेक्ट बनता है, तो उस वजह से जो खाते हैं तो वो वापस आता है, रीगर्जिटेशन हो रही होती है, उस वजह से काफी मसाइल होते हैं। तो इन सब की सर्जरी मुमकिन है? ये उनके लिए हल ये है, अगर डायग्नोसिस हो चुकी है तो उसकी ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन उसको हम कहते हैं फंडोप्लिकेशन। वो एक निशन है, एक डार है, उसमें हम हाफ करते हैं 180 डिग्री। स्टमक को पहले सबसे पहला काम है नीचे लेकर आएंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, फिर जो डिफेक्ट है जहाँ से हर्निया ऊपर गई है उसी को क्लोज करते हैं। उसके बाद जो फंडस ऑफ स्टमक है उसी को हम ऐसे रैप करते हैं, बंद करते हैं
जो स्फिंक्टर है वो कमज़ोर हो चुका होता है, वीक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन कहते हैं या स्फिंक्टर कहते हैं। आपने पूरी सर्जरी पढ़ा दी डॉक्टर साहब, लेकिन उसी से की ठीक हो आप जाता उनको ये बता दीजिए कि अगर उनको इस तरह की कोई अलामात हैं और उनके टेस्ट हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं और पता चलता है कि भाई दवाइयों से नहीं सही हो सकती, बाकायदा कोई स्ट्रक्चरल इशू है, तो वो आप सर्जरी के जरिए जो है वो जी ठीक कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल, वो सर्जरी हो तो उसी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट है कि काफ़ी अरसे तक वो ठीक ही रहते हैं। अच्छा, बस अब जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जिसमें आप बता दीजिए लोगों को कि सर्जरी से डरना नहीं है, सर्जरी से रिकवरी जल्दी मुमकिन है और कोई ऐसा जानलेवा या खतरनाक प्रोसीजर ये नहीं है, बल्कि दवाइयां आपको ज्यादा नुकसान देती हैं जिगर को और गुर्दे को। विथ मॉडर्न एरा जो अभी लेटेस्ट दवाइयाँ, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स और स्किल्स हैं, उनकी वजह से सर्जरी बहुत आसान हो गई है। जो पहले एक हफ्ता एडमिशन वाली थी, अब डे केयर सर्जरीज हो गई एक दिन में आप घर जा सकते हैं। विद इन 6 आवर्स, मैं इसे कर रहा होता हूँ, बहुत सी ऐसी सर्जरीज है विद इन 6 आवर्स आप ऑपरेशन करा के घर चले जाए, खून का लॉस भी नहीं कोई होता, इशू नहीं, ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं होता। किसी पहले हर ऑपरेशन के लिए 2-2 बोतलें खून की अरेंज की जाती थी, अब हम बड़ी बड़ी सर्जरियों के लिए भी अक्सर खून की ये किसी भी ब्लड अरेंजमेंट का कोई प्लान नहीं रखते होते। तो सर्जरी अब लेस पेन के साथ, छोटे से स्कार के साथ, अर्ली मोबिलाइजेशन के साथ कि जल्दी आप घरों में चले जाएं, जल्दी आप अपने वर्क पे चले जाएं, उसके साथ हो रही हैं। तो आप किसी भी किस्म की परेशानी से घबराएं नहीं, अगर कोई सवाल हो लिख लें, हमारे साथ आके मिले और पूछ लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। टाइम खत्म हो गया।